कुछ राज्य श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का संपादन करते हैं और इसमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से नगरों का शासन हुआ करता था। मौर्य प्रशासन के बाद जो बौद्ध जनपदों की सूची आती है कि 16 महाजनपद जो है जो थे ये सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे, राजा का शासन इसमें संपादित होता था जो महाजनपद कहलाता था। जहाँ पर गणों का शासन होता था वो गणराज्य कहलाता था। तो इस काल में गौतम बुद्ध के अब वही लिखता बच्चों मैं अमित कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आज आपको इंटरमीडिएट इतिहास कि मौर्य काल का जो गणराज्य था इसमें इसका स्वरूप क्या था और उसका शासन स्वरूप जो षोडश महाजनपदों में चला, गणराज्यों में चला, किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत हमको इसके इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। काशी, कोशल, अनंतनगर, चेदिवतपुर, पांचाल, गांधार, कम्बोज, मलेशिया का नाम मैंने बताया। इसमें शासन का व्यवस्थित रूप सामने आया और वो इसकी वजह से जो है अपना शासन का संपादन जो करता था ये शासन की विभिन्न इकाइयों में होता था। मगध ऐसा राज्य हुआ षोडश महाजनपदों में जो सबको अपने में समाहित करके अपने शासन व्यवस्था का संचालन किया। ये इतिहास नगर राज्यों की सूचना देता है। इतिहास किसकी सूचना देता है, किस आधार पर देता है, प्रमाण ये बताता है कि इसमें जो है अभिलेखीय लक्षण, लिपियां, साहित्य उसकी जानकारी प्रदान करते हैं। चाहे मौर्य काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे गुप्त काल हो, उस सारे काल जो है अपने गाथाओं के माध्यम से स्रोतों के आधार पर अपनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो आप ये जानेंगे कि 16 महाजनपदों को षोडश महाजनपद कहा गया, 10 गणराज्यों को गणराज्यीय शासन कहा गया जो अपने आधार को प्रस्तुत करता है। लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण जो करते हैं वो इतिहास का करते हैं जो पुरातत्व विद्या कहलाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतिहास किस प्रकार से जन सामान्य के जीवन का पुनर्निर्माण करता है, लोगों के जीवन में किस प्रकार का कारखाना आया और उसमें किस प्रकार से नगरीय शासन को इतिहास में हमको समझाया। चाहे सिंधु काल हो, चाहे वैदिक काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे उत्तरवर्ती राजपूत काल हो या ब्रिटिश काल हो, चाहे जो भी काल आता है इतिहास इसके बारे में पूरा प्रताप निर्धारण करता है और वो अपने स्वरूप को बताता है जो इतिहास का एक निर्माणकर्ता माना जाता है। तो आप ये जानिए कि प्राचीन काल में इतिहास का पुनर्निर्माण करने में साहित्य और पुरातत्व दोनों सहायक सिद्ध होते हैं। इसमें पुरातात्विक स्रोत सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था या इसके पहले के क्लास में बताया था कि जो अभिलेख हैं, लिपियां हैं, स्मारक हैं, सिक्के हैं, ये अपने हर काल के बारे में ठोस आधार देते हैं। ठीक, मतलब उसको कोई काट नहीं सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि गुप्त काल के बारे में प्रयाग प्रशस्ति हर्षेय ने लिखा है, इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति जो है ये ठोस आधार प्रस्तुत करती है, जन सामान्य की जीवनचर्या के बारे में बताती है और ये जो है प्रस्तर स्तंभ के माध्यम से उस काल की कला का प्रदर्शन करती है जो इतिहास का एक नया स्वरूप प्रस्तुत करती है। इसमें अभिलेखों की जहाँ तक बात आती है, अभिलेखों में जो उत्खचित हमारे स्वरूप आते हैं, जैसे वंशावली के बारे में, विस्तार के बारे में, किसके राज्य की सीमा कहाँ तक फैली हुई थी, ये साहित्य के अतिरिक्त जो ठोस आधार देते हैं ये हमारे अभिलेख देते हैं। हर्षेय ने इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति पर गुप्तों की सीमाओं का उल्लेख किया है जो
उसकी राजतंत्र की व्यवस्था को बताता है। राजा का विस्तार कहां से कहां तक था ये आज भी लिखा हुआ है। उसका ठोस आधार देता है कि उसमें हर्षेन ने प्रियावंश पर जो दर्शाया है कि हमारे राज्य की सीमाएं कहां तक फैली थी। जो भी इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता होता है वो उसको पढ़ करके आसानी से जान जाता है। उसमें लिखा है अनुगंगा प्रयागम चा साकेतम मग्धान तथा एतान सर्वान जनपदान भोक्षन्ते गुप्त वंशजा। गंगा के किनारे प्रयाग साकेत इन सभी जनपदों में गुप्त वंशज की सीमाएं जो है वो विस्तृत थी, राजा भोग किया करते थे। साकेतम मग्धान तथा एतान सर्वान जनपदान भोक्षन्ते गुप्त वंशजा। इन सभी जनपदों में गुप्त वंशज भोग किया करते थे। ये उसके राजतंत्र की सीमाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये अभिलेख हर्षेन की प्रयाग प्रशस्ति उसकी सीमा का विस्तार बताती है, वंशावली को बताती है, उसकी अर्थव्यवस्था को बताती है, उसकी शासन व्यवस्था को बताती है, जो इतिहास निर्माण में पर्याप्त सहायता देती है। और आप जानेंगे कि अभिलेखों से राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक उपलब्धियों में जो तत्कालीन सूचना मिलती है वो राजा का राजतंत्र क्या बताता है, उसकी सीमा का विस्तार कहां से कहां तक था, किस प्रकार की सेनाएं थी, उन सीमाओं का जो समायोजन होता था कैसे होता था और उसका जो है स्वरूप क्या था। राजा अपने अधिकारियों को किस प्रकार से जो है संतुष्ट किया करता था, वेतन दिया करता था या उनको जो है वेतन के अतिरिक्त जो है व्यवस्था का कुछ संपादन करता था। जैसे जमीन का नाम आता है, भूदान का नाम आता है। ये इतिहास में एक पर्याप्त जो है जानकारी प्रदान करता है। जन सामान्य की अर्थव्यवस्था को संपादित करने में जो व्यवस्था आती है, दान की व्यवस्था आती है, वेतन की व्यवस्था आती है या जो है अन्य व्यवस्था आती है, वो एक प्रकार से जन सामान्य की लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करती है। जैसे मैंने दान के बारे में बताया, एक शब्द आता है भूमिदान। भूमिदान क्वेश्चन बहुत आता है, भूमिदान के बारे में आप क्या जानते हैं, किस काल में इसका संपादन किया गया और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो आप जानिएगा कि विद्वान कहते हैं कि पहले के जमाने में लोग अपने कर्मचारियों को राजतंत्र की व्यवस्था के संपादन में, नगर के शासन को संचालित करने में वेतन नहीं देते थे, बल्कि उसके स्थान पर वो उनको कुछ न कुछ भूक्षेत्र प्रदान किया करते थे, जिससे उसकी जीविका का निर्वाह होता था, जो भूमिदान कहलाता था। ठीक नाम से स्पष्ट है। भूमि को दान में देना, भूमि का दान किसे दिया जाता था, वो अपने कर्मचारियों को दिया जाता था, किसानों को दिया जाता था, जिससे व्यवस्था का संपादन किया जाता था। तो आप जानिएगा कि जो उत्पादन भूमि से होता था, कर्मचारी जो पाता था, उसको जो है एक प्रकार से अपना खर्च चलाने में सहयोगी मानता था। विदेशी यात्री वेबसाइट लिखता है कि यहाँ के राजा जो है भूदान दिया करते थे, भूदान के माध्यम से जो है अपने कार्य। हाँ तो बच्चों, मैंने भी बताया आपको कि राजा जो है अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं देता था, वेतन के बदले में भूदान दिया करता था, जो भूमिदान व्यवस्था कहलाती है। गुप्त काल में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार की जानकारी हमको महाकाव्यों में मिलती है, पुराणों में मिलती है। महाभारत में लिखा हुआ है कि राजा जो है, चाहे वो युधिष्ठिर का नाम आता है, चाहे दुर्योधन का नाम आता है, या तत्काल किसी भी राजा का नाम आता है, वो भूदान व्यवस्था का संकेत बताता है, जो इतिहास निर्माण में जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करता है। तो ये मानिए कि गुप्त युग में जो कर्तव्य समझा जाता था, राजा का कर्तव्य, वो भूमिदान माना जाता था। अभिलेख ये प्रमाण प्रस्तुत करता है। सातवाहन काल में, शुंग काल में, कुषाण काल में भूमिदान व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है और उसमें ये मिलता है कि सातवाहन के अभिलेख में, गौतम प्रसाद कर्णी के अभिलेख में ये मिलता है कि राजा जो है अश्वमेध यज्ञ में एक गांव का दान कर दिया था। 5वीं सदी में भूमिदान की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और इसमें जो है उसको महत्वपूर्ण एक
धर्म माना गया कि ऐसा राजा महान होता है जो भूदान करता है, भूदान व्यवस्था का संपादन करता है। राजस्व साधनों में ग्रहीता जो है ये प्रशस्तियों में इसका हस्तांतरण करता है और उसकी व्यवस्था का संपादन करता है। तो इतिहास बताता है कि राजा की व्यवस्था का संपादन भूमिदान से होता था और कर्मचारी वेतन न लेकर के भूमियों के माध्यम से उसका निर्वहन पूर्ण रूप से करता था। और राजा का उत्तरदायित्व जनता की सुरक्षा, शांति व्यवस्था का संपादन करना माना जाता था। इसके बदले में वह जो है कर प्राप्त करने वाला होता था। जब दोनों अधिकार इस वर्ग के पास चले गए उसको सामंत वर्ग कहा गया। सामंत वर्ग मतलब वो कर की व्यवस्था करता था, कर प्राप्त करता था और अपने जनता को संतुष्ट करता था। जनता उसके बदले में उसको कर देती थी, टैक्स देती थी, जिससे राजा का जो है ये शासन व्यवस्थित तरीके से चलता था, अर्थव्यवस्था उसकी सबल होती थी। राजनीतिक व्यवस्था का संपादन जो मिलता है, सुरक्षा शांति व्यवस्था का स्वरूप मिलता है। अभिलेख उसके बारे में बताता है। राजा को जो है प्रजा को दंडित करने का अधिकार था और वो जो है राजा प्रजा को दंडित करती थी। सामंत वर्ग जो है वो एक प्रकार से राज्य की व्यवस्था का संपादन करता था और वो भूमिदान के बारे में अपने का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताता था। भूमिदान के साथ जो है इसमें लोग जो व्यवस्था का संपादन करते हैं कि राजा जो है धार्मिक कार्यों को जो संपादन करता था, जो अनुष्ठान करता था, उसमें राज्य के पुरोहितों को, ब्राह्मणों को वो जो है भूदान करता था, जिससे जो है वह अपनी उपलब्धि को बढ़ाता था और वह दान ग्रहीता कहलाता था। सामंतों के कारण जो है तो उसकी व्यवस्था का संपादन बढ़ गया और गुप्त वंश में जो उसकी लोकप्रियता का आधार बढ़ा, चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो, चाहे विष्णुगुप्त हो, चाहे महेंद्रादित्य हो, जितने भी गुप्त वंश के शासकों का नामांकन मिलता है, ये मानता की श्रेणी जो आता है कि नगर राज को बताता है, अभिलेख उसका प्रमाण जो प्रस्तुत करता है भूदान के बारे में बताता है। तो आप जानेंगे इतिहास में भूदान का क्या महत्व है। राजा किस प्रकार से किसानों को संतुष्ट करता था, नगर के शासन को चलाता था, अपनी व्यवस्था को बताता था, धार्मिक अनुष्ठान जो करता था, अश्वमेध यज्ञ का संपादन जो करता था, अपनी विजय यात्रा को बताता था और वो शासन के स्वरूप को अपने कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए जो एक प्रथा अपनाता था वो भूदान प्रथा कहलाती थी। भूदान करके जो है वो राजकोष में उसकी भरपाई करता था, मतलब वो भूदान दे करके प्रजा को भी संतुष्ट करता था और अपनी अर्थव्यवस्था को सबल बनाता था। तो इससे जो है राजा और किसान और नगर का एक संबंध बन जाता था। तो ये इतिहास बताता है कि पहले के राजा कितने बुद्धिमान होते थे, जो व्यवस्थित तरीके से प्रजा को संतुष्ट करते थे, अपना शासन चलाते थे और राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाते थे, ये नियंत्रण करते थे। वह जो है राज्य में कहीं विद्रोह नहीं होता था, सुरक्षा बनी रहती थी और शांति व्यवस्था होती थी। साथ साथ जो है उत्तरदायित्व, राजा का उत्तरदायित्व प्रजा के प्रति क्या है, प्रजा का उत्तरदायित्व राजा के प्रति क्या है, एक दूसरे को कैसे लोग सहयोग करते थे, ये व्यवस्था बताती है। तबले साहित्य हमारे इस निर्माण को बताते हैं कि भूमिदान के माध्यम से सामान्य लोगों का जीवन जो बनाया राजा ने, एक व्यवस्था के तहत बनाया जो भूमिदान कहलाया। इतिहासकार ये बताते हैं, जातक कथाएं बताती हैं, जातक कथाओं में तमाम प्रकार की ये व्यवस्था आती है, पंचतंत्र की कहानियाँ बताती हैं और उसमें दीपवंश, महावंश, वायुपुराण, ये सारे जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं, ये इतिहास का जो पुनर्निर्माण करते हैं, सामान्य लोगों के जीवन का जो वृत्तांत बताते हैं, इतिहास बताते हैं, वो एक दूसरे के संबंध को अच्छा बताते हैं। तो चाहे जिस प्रकार से हो, राजा जो है
स्रोताधार पर शासन चलाता था। इतिहास बताता है कि जन सामान्य लोगों का पुनर्निर्माण करने के लिए जो जातक कथाएं हैं वह एक प्रकार से किस प्रकार से मौखिक आधार पर, लिखित आधार पर, अभिलेखी आधार पर अपनी उपलब्धि बताती है। और वो जो है साक्ष्य दे करके राजा एक प्रकार से बढ़िया शासन चलाता था और वो अपनी जनता को खुश करने का प्रयास किया करता था। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी में ये मिलती है कि जो है राजा अगर कुटिल होता था तो जनता त्रस्त होती थी, जनता जो है उसका सहयोग नहीं करती थी। तो राजा इसकी सूचना गुप्तचरों के माध्यम से लेता था और अपनी व्यवस्था में परिवर्तन कर देता था। और व्यवस्था में परिवर्तन करने के बाद जो है वो वहाँ पर शासन तंत्र का जो बदलाव लाता था एक प्रकार से व्यवस्था के अनुसार लाता था, जो एक नगर राज्य होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। राजा किस प्रकार से अपनी प्रजा को खुश करता है, राजकोष को भरने का प्रयास करता है, वह जो है किसान को खुश करता है, व्यापारियों को खुश करता है, वो उसका प्रमाण बताता है, उसका व्यापार बताता है, अर्थव्यवस्था बताती है, नगर राज्य बताता है और उसकी सारी प्रबंधतंत्री व्यवस्था उसके शासन तंत्र को बताती है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कभी कभी जनता जो है राजा का विद्रोह कर देती है और वो जो है अर्थव्यवस्था वहाँ पर बड़ी ही क्षीण हो जाती है। इसका स्रोत हमको जातक कथाओं में मिलता है। जैसे ये मिलता है कि कभी कभी जो है राजा अपने स्थानीय क्षेत्र का परित्याग करके वो दूसरे क्षेत्र में जंगल में जा करके निवास करती है। राजकोष को जो है व्यवस्थित करने में काफ़ी कठिनाई आती है। ये व्यवस्था बताती है कि जब राजा से प्रजा संतुष्ट नहीं होगी तो राज्य में अर्थव्यवस्था सफल ढंग से नहीं चल पाएगी। राजा को जनता के से प्राप्त जो आमदनी है मिलनी बंद हो जाएगी और इससे जो है शासन व्यवस्था का संपादन नहीं हो पाएगा। तो ये जन सामान्य की दशा को संचालित करने में राजा की व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका आती है और ये इतिहास की पंक्तियाँ हमको बताती हैं। ये इतिहास की पंक्तियाँ, ये अभिलेख, हमारे साहित्य, हमारे लिपियाँ ये बताते हैं कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है, जन सामान्य लोगों का जीवन किस प्रकार से अपना प्रमाण प्रस्तुत करता है। गुप्त काल, बौद्ध काल, मौर्य काल, राजपूत काल में व्यवस्था का संपादन कैसे किया जाता था, ये वहाँ का स्वरूप बताता है। मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि गुप्तकालीन शासन कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। ये उसका जो है प्रमाण हमारा अभिलेख है। हर्षेन ने प्रयाग प्रशस्त कर अपने साम्राज्य विस्तार की जो सूचना दिया वह जन सामान्य को उसके जीवन शैली को बताने में सहायता करता है। प्रयाग प्रशस्त पर, इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्त पर जो लिखे हुए शब्द हैं और कथित शब्द हैं और किस प्रकार से साम्राज्य की विस्तार सीमा का उल्लेख करते हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। समुद्रगुप्त को बात करने नेपोलियन क्यों कहा जाता है, सैकड़ों युद्ध का विजेता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र और साहित्यों के अतिरिक्त उसके पास खंडों पर जो लिखा हुआ है उसके विस्तार क्षेत्र को बताता है। गंगा के किनारे प्रयाग, मगध, इन सभी जनपदों में मैंने 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताया रहा होगा इसके पहले कि समुद्रगुप्त की राज की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, वो उसके शासन तंत्र को, उसके स्वरूप को बताती है। समुद्रगुप्त राजनीति के रूप में, सैन्य व्यवस्था के रूप में, साम्राज्य में शांति व्यवस्था के रूप में, अर्थव्यवस्था को संपन्न करने के स्वरूप में वह सर्वांगीण क्षेत्र में एक विजेता था, इसलिए उसको नेपोलियन कहा गया। ये अभिलेख बताता है। चाहे वह
हर्षित का प्रयास प्रशस्ति हो, चाहे उत्तरकालीन अभिलेख हो, वो समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का एक प्रकार से नेपोलियन कहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो अभिलेखी व्यवस्था हमको बताती है। इसकी जानकारी हमको जन सामान्य की भाषा में प्राप्त होती है। प्रजा किसका सहयोग करती थी, प्रजा किससे खुश रहती थी, वो हमारी पंक्तियाँ बताती हैं कि जो है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, राजगुप्त, विष्णुगुप्त, इसका जो नाम आता है वो प्रशस्तियों के आधार पर एक व्यवस्था का संपादन करता है, जो वो एक प्रकार से दया को, दान को, पवित्रता को, सच्चा को रखने का प्रयास करता है। मौर्य काल में ये बात आती है। मैंने इसके पहले की कक्षाओं में आपको बताने का प्रयास किया था क्लास के माध्यम से कि इंटरमीडिएट में आपको मैंने बताया रहा होगा कि मौर्य वंश का प्रतापी शासक कौन था? अशोक। अशोक ने किस प्रकार से शासन का संचालन किया, अशोक किस धर्म का समर्थक था और उसका कारण क्या था? वह जो है अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार नीतियों के आधार पर करना चाहता था। उसकी नीति क्या थी, उसका संपादन उसने किया, उसका किस प्रकार से विस्तार किया, जन सामान्य उसका सहयोग कैसे दिया, इसलिए इतिहास में उसको महान शासक का दर्जा दिया। अशोक का शासन जो था ये व्यवस्थित शासन था, इतिहास इसका साक्षी है। जन सामान्य को वो जीवन का बदलने वाला जो था अशोक का सिद्धांत था, जो सिद्धांत बौद्ध धर्म का समर्थन करते हुए उसकी सीमा का उल्लेख बताता है और उसको धम्म कहा जाता है। धम्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशोक ने ऐसे धर्म का संचालन किया जो धर्म नहीं था बल्कि वो धम्म था, और धम्म की जो विशेषताएं थी वो उसकी जो है एक प्रकार से अव्यवस्थित नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके को बताती है। तो अशोक को महान सम्राट क्यों कहा जाता है, ये अभिलेखी साक्ष्य बताता है। अभिलेखी साक्ष्य में जो प्रमाण आता है कि बौद्ध धर्म को बढ़ाने में उसकी क्या भूमिका थी, अशोक ने उसके जो सिद्धांत प्रस्तुत किए वो किस रूप में आते हैं, वो धम्म क्यों कहलाते हैं। इतिहास के वेत्ता ये बताते हैं कि अशोक जो है बौद्ध धर्म नहीं, वैदिक धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को एकत्रित करके जो है शिलालेखों पर, पाषाण खंडों पर जो उत्खचित करवाया, जो लिखवाया, उसमें प्रजा के हित की बात को लिखवाया, इसलिए उसका धर्म नहीं वो बौद्ध धर्म कहलाया। अशोक जो है किस प्रकार से अपने सिद्धांतों का प्रसारण किया, वह धम्म क्यों कहलाया? क्योंकि उसने सारे धर्म के सिद्धांतों को एकत्रित करके जन सामान्य की भाषा में उसको लिखवाया, इसलिए उसका धर्म नहीं बल्कि वो धम्म कहलाया। धम्म में कौन सी बात उसने शामिल किया? जन सामान्य की भाषा में, पाली भाषा में लाने का प्रयास क्यों किया? जिसे हम आपको बताना चाहेंगे कि अशोक के धर्म की प्रमुख बातें क्या थी। धर्म, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अशोक के धर्म की क्या बातें थी, क्यों उसका धर्म नहीं कहलाया, धर्म क्यों कहलाया? क्योंकि जन सामान्य को लाने का प्रयास किया। उसने अपने बौद्ध अभिलेखों में लिखा कि वह स्वयं लिखता है किंचु धम्मे, धम्म क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है दया दाने सुख पाविये यम चु धम्मे। अभिलेख में, चतुर्दश अभिलेख में अशोक ने उत्कथित करवाया कि दया करना, दान करना, सुष्टा रखना, पवित्रता रखना, ये सब धर्म कहलाता है। न वो बौद्ध धर्म है, न वैदिक धर्म है, न जैन धर्म है। वो किसी धर्म के बात को नहीं बताया बल्कि वो मानवीय धर्म को बताया जो धर्म कहलाया, और उसमें धर्म में बहुत सारी बातों को उसने शामिल किया। जैसे ने बताया कि ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जो दूसरे को अच्छा लगे, अर्थात मृदुता रखना धर्म है, और उसमें माता पिता की सेवा करना धर्म है, अपने बड़ों की सेवा करना धर्म है, और गुरुजनों के प्रति आदर रखना धर्म है। मित्रों के साथ सहयोग करो, परिचितों का सहयोग
परिस्थितियों का सम्मान करो, ये सब दानशीलता रखो, दया करो, मृदु भाषा का प्रयोग करो और उसमें जो है कल्याणकारी कार्य करो, यही धम्म कहलाता है। तो अशोक को जो महानता की श्रेणी में लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है कि अशोक ने ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो न वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, न जैन धर्म से संबंधित है, न वैदिक धर्म से संबंधित है। व्यवस्थित शासन है, राजा से किसान भी संतुष्ट था, नगर की जनता भी संतुष्ट थी, इसलिए अशोक को महान शासक कहा जाता है। अशोक के धम्म में ये सारी बातों को समाहित किया जाता है। तो प्रिय बच्चों, आज का क्लास बस यहाँ तक, आप इसको पढ़ के आएंगे, कल इससे आपको क्वेश्चन लेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। और इसके बाद आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।